तो जय भारत दोस्तों, अभी अगर आप देखेंगे तो झारखंड का एक मुद्दा काफी ज्यादा चर्चे में है। इसके लिए बहुत जगह प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं, लोग सड़कों पे उतर चुके हैं कि हमारे जो राज्य में 1932 का खतियान लागू होना चाहिए। अगर 1932 का खतियान लागू होता है तो ये झारखंड के हित के लिए बहुत ही अच्छा काम होगा। और लेकिन हमारे दिमाग में ये कॉन्सेप्ट आता है कि आखिर 1932 का खतियान है क्या। आखिर 1932 से पहले अगर बात करें तो 1932 में झारखंड था ही नहीं। उस समय झारखंड तो छोड़िए, पूरा जो बिहार था वह भी अंग्रेजों का ही गुलाम था। तो आखिर उस समय की खतियान की डिमांड क्यों है? पर बहुत सारे लोगों को ये बात तक पता नहीं होगी कि 1932 का खतियान आखिर है क्या, और भी रोड पे प्रोटेस्ट करने निकल पड़े। बहुत सारे पार्टीज जब सत्ता में नहीं होती तो ऐसे ऐसे भड़काऊ विचार निकालते हैं जिसका कोई मतलब ही नहीं होता हमारे जीवन से, हमारे जो करंट लाइफ है उससे। अभी अगर आपको आवासीय जाति बनाना होगा तो आपको 30 साल पहले का जब खतियान मांगा जाएगा वो तो आपके पास होगा ही नहीं। तो आप 1932 के खतियान की बात करते हैं कि 1932 की खतियान क्या है, उसे हमारे सत्ता में लागू करना चाहिए, हमारे झारखंड में लागू करना चाहिए। अभी अगर हम लोग बात करते हैं तो ये सारा मुद्दा जो है ये रिजर्वेशन से रिलेटेड है। अगर आप एक स्थानीय निवासी कहलाएंगे झारखंड के तो आपको स्थानीय नीति का फायदा मिलेगा। अगर आप झारखंड में स्थानीय नीति का फायदा लेना चाहते हैं तो इसके लिए जो कट ऑफ डेट है 1985 है। यानी जो पिछली सरकार थी बीजेपी गवर्नमेंट, उन्होंने एक अनाउंसमेंट किया था कि वैसे पर्सन जो 1985 से पहले झारखंड में रह रहे हैं उनको हम स्थानीय नीति का फायदा देंगे। लेकिन जेएमएम कहती है कि ये जो 1985 का डेट है ये बिल्कुल ही गलत है, हम 1932 का खतियान लेकर के आएंगे। और यही सरकार जब सत्ता में आई तो 1932 का खतियान का कहीं जिक्र ही नहीं है, और यहाँ तक कि ये भाषाई विवाद में काफी ज्यादा उलझ गई है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 1932 का खतियान है क्या, लेकिन उससे पहले आपको थोड़ी हिस्ट्री में जाने होगी। ये जानना होगा कि खतियान क्या होता है, खतियान बनता कैसे है। सारे लोगों के पास जमीन के दस्तावेज होते हैं, जमीन के कागजात होते हैं, लेकिन वे सारे खतियान नहीं होते। वे सारे खतियान कब बनते हैं इसके बारे में मैं आज आपको बताता हूँ। और 1932 के खतियान का सीधा सा मतलब ये होता है कि 1932 में जो आपके बाबा या तो परबाबा होंगे, अगर आप उन्हीं के वंशज में हैं तब आपको स्थानीय नीति का फायदा मिलेगा, अन्यथा आपको स्थानीय नीति का फायदा नहीं मिलेगा। भले ही उस समय झारखंड नहीं था, बिहार था, लेकिन जो एरिया है उस एरिया को ही चेंज किया गया झारखंड में। तो वह जो एरिया है और उस एरिया में अगर आप 1932 से रह रहे हैं इट मीन्स आप उसके स्थानीय निवासी कहलाएंगे। कि आप आवासीय जाति बनाने जाते हैं तो आपको शो करना होता है वंशावली। इट मीन्स जिसके नाम से वह खतियान है आप उनके कौन लगते हैं ये पूरा का पूरा आपको एक लाइन में दर्शाना होता है, तभी आपको जाकर मिलता है स्थानीय नीति का फायदा। अब आपको क्या करना होगा अगर 1932 का खतियान लागू हो गया, 1932 में आपके बाबा कौन थे, फिर उनसे नीचे आना पड़ेगा उनके नीचे कौन थे, फिर उनसे नीचे आना पड़ेगा उनके नीचे कौन थे। उसके बाद जाकर आपको ये पता चलेगा कि हाँ आप उन्हीं के वंशज में हैं और आपको स्थानीय नीति का फायदा मिलेगा। तो सिर्फ पूरा का पूरा झोली है। हमारे सामने कुछ पेपर्स है, इसमें से एक खतियान है, एक केवाला है, और ये एक लैंड का सर्वे करने वाला आदमी है जो लैंड का सर्वे कर रहा है। यहाँ पे हो रहे जमीन के झगड़े। ये हमेशा बात होती रहती है, जब भी आप बात करेंगे जमीन की तो उसकी जो शुरुआत होगी वो होगी झगड़े से। लेकिन खतियानी जो जमीन होती है इसमें झगड़े की विवाद बहुत ज्यादा कम होती है। लगभग जो झगड़े है इस मैटर में होते हैं, केवाले वाले मैटर पे। अब खतियान बनता कैसे है? जब भी किसी जमीन का सर्वे होता है। अब जमीन का सर्वे से क्या मतलब है? जमीन का सर्वे से ये मतलब है कि बहुत सारे लोग जो किसी जमीन पे बहुत दिनों से रह रहे हैं उनके पास कोई ना कोई पेपर है जो उस जमीन से रिलेटेड है। तब उस समय सर्वे की जो टीम होती है, लैंड सर्वे की टीम, वह उस आदमी के नाम से टोटल की टोटल पेपर रेडी कर देती है, देख के कि हाँ ये सारे पेपर्स सही है। अब ये जो केवाला है सर्वे के बाद ये बदल जाता है खतियान में। अब जिसके पास खतियान है उन्हीं को रिजर्वेशन का फायदा मिलता है। अगर आप किसी स्टेट में रह रहे हैं, अगर आपको कोई ओबीसी पेपर बनवानी है या तो कोई रिजर्वेशन का फायदा चाहिए, खतियान होना जरूरी है, तभी आप रिजर्वेशन का फायदा उठा सकते हैं। मेनली खतियान में ही लिखा होता है किसी का भी जाति इस जगह पे, और खतियान जब बन जाते हैं तो इट मीन्स आप कंप्लीटली रेडी है रिजर्वेशन का फायदा लेने के लिए। तो जो सारा मुद्दा है वह रिलेटेड होता है रिजर्वेशन से। तो कह सकते हैं अगर किसी जमीन का सर्वे होता है तो वह जमीन अपने आप में बहुत ही अच्छी हो जाती है, बहुत ही शुद्ध हो जाती है। ना तो उसमें कोई लड़ाई झगड़े होते हैं ना कुछ होते हैं, क्योंकि खुद सर्वेयर की टीम आकर के पेपर जांच करती उस आदमी के नाम से खतियान बना देती है। जब खतियान बन जाता है इट मीन्स उसके पीछे कोई नहीं है। अब उस जमीन का जो मालिकाना हक है जिसे हम लोग रैयत करते हैं वो आप ही है। अगर आपके पास केवाला है और एक दूसरे आदमी के पास भी केवाला हो सकता है, लेकिन जो खतियान है सिर्फ एक हो सकता है, और खतियान का रैयत भी एक हो सकता है, क्योंकि खतियान से ही जमीन बिकती है। अगर आपको जमीन बेचना है रजिस्ट्री ऑफिस में जाएंगे तो सबसे पहले आपको खतियान मांगा जाएगा।
लेकिन अगर आपके पास केवाला है और केवाला एक और आदमी के पास है, क्योंकि ये तो टाइप करके लिखाया, हाथ से लिखाया, तो चलो एक से दो आदमी को भी बेच दिया। तो झारखंड में जितनी भी जमीनें हैं इसकी विवाद काफी ज्यादा है कि ये जमीन तो हम लिए हैं, दूसरा बोलता है जमीन तो हम लिए हैं, क्योंकि जो लास्ट सर्वे है हमारे झारखंड में वह 1935 में हुआ था। 1935 के बाद लगभग कोई सर्वे नहीं हुआ है। 1932 का खतियान जो है बहुत जगह लागू है और वो खतियान अभी तक बने नहीं है। उस समय जिन्होंने जमीन खरीदा है वे सिर्फ एक पेपर पे चलते आ रहे हैं। अगर अभी सर्वे हो जाती है जमीन की तो जिन लोगों के पास उस जमीन के पेपर्स होंगे वह खतियान में बदल जाएंगे, उन्हें भी रिजर्वेशन का फायदा मिल जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे डिमांड है 1932 के खतियान की। 1932 का खतियान क्या करोगे जब हमारे पास अभी के पेपर्स होंगे? वैसे लोग जो 5 पीढ़ी से झारखंड में रह रहे हैं उनको भी तो रिजर्वेशन का फायदा मिलना चाहिए। तो अपने आप में बेतुका बात है कि 1932 का खतियान लागू करना चाहिए। अभी जो मेन काम है जमीन का सर्वे, जहाँ बहुत दिनों से जमीन का सर्वे नहीं हुआ वहां तो सबसे पहले सर्वे करवाना चाहिए ताकि जमीन जो है वह काफी फ्रेश हो जाए, लोगों को ये तक पता चल जाए कि हाँ हम ही इस जमीन के हकदार है, क्योंकि उस समय सर्वेयर की टीम खुद आकर इसकी जांच करते हैं। झारखंड के बारे में और अच्छे से जानना चाहते हैं तो हम लोग इसके लिए चलते हैं हिस्ट्री में, जहाँ पे 1905 में जब बंगाल का विभाजन किया गया, बंगाल का पार्टीशन किया गया 1905 में, अगर आप देखें तो झारखंड कुछ इसी एरिया के अंदर होगा। इसी एरिया के अंदर का क्या मतलब है तो उस समय अगर हम लोग बात करते तो ये पूरा का पूरा एरिया बंगाल था और पूरी बंगाल की पॉपुलेशन कितनी थी? 78 मिलियन। मतलब एक जो ब्रिटिश इंडिया थी उसका 1/4 था और यह संभालना काफी ज्यादा मुश्किल था। जो उस समय के वायसराय थे लॉर्ड कर्जन, उनका कहना था ये इधर से अलग बोल रहा है, ये अलग इधर से अलग बोल रहा है, दोनों का भाषा नहीं हमको समझ में आता है, तो हम क्या करते 2 भाग में बांट देते हैं ताकि एक एरिया जो है एक जगह के लिए हो जाए, दूसरा एरिया दूसरे जगह के लिए हो जाए और दोनों में एरिया में जो लोग होंगे वह एक ही भाषी के होंगे। मीन्स या तो हिंदू होंगे या तो मुस्लिम होंगे। जो वायसराय थे लॉर्ड कर्जन, उनका ये इंटेंट नहीं था कि हम 2 एरिया को जातिवाद के रूप में डिवाइड कर दें, लेकिन एक्चुअल में हुआ यही, क्योंकि यही मुख्य रूप से सबसे ज्यादा अच्छा था। क्योंकि जब हम बंगाल को 2 एरिया में डिवाइड कर दिए तो उस समय ये जो एरिया है यह बन गया ईस्टर्न बंगाल, ये जो एरिया है ये बन गया वेस्टर्न बंगाल। ईस्टर्न बंगाल में जितने भी लोग थे वे मुस्लिम समुदाय के लोग थे और वेस्टर्न बंगाल में जितने भी लोग थे वह हिंदू समुदाय के लोग थे। लेकिन इस एरिया में बहुत सारे हिंदू समुदाय के लोग थे। जब इनका डिवाइड हुआ, जब इनका विभाजन हुआ तो इस एरिया के जो लोग थे इस एरिया में आ गए। अब यहाँ जो है वह झारखंड सटा हुआ है, तो झारखंड उस समय इस जगह पे था। अब यहाँ की जो आबादी है वह काफी ज्यादा तेज होने लगी और मुख्य रूप से यहाँ की जो आबादी थी वह आदिवासी की आबादी थी। अब आदिवासियों की जो जमीन है हड़प पे जाने लगे तो एक विद्रोह शुरू हो गया। बिरसा मुंडा अनशन पे बैठ गए कि हमारी जमीन को बचाया जाए, हमारी भी सुनने वाली कोई हो। तब जाके 1909 में छोटा नागपुर एक्ट यानी CNT एक्ट बना और उसके तहत जितने भी आदिवासी हैं इनकी जमीन सिर्फ आदिवासी ही खरीद सकते हैं। गैर आदिवासी अगर इनकी जमीन को खरीदना चाहते हैं तो वह नहीं खरीद सकते। तो अगर अभी भी आपको अगर आदिवासी की जमीन लेनी है तो आप सिर्फ एग्रीमेंट पे ले सकते हैं, आप आदिवासी की जमीन को खरीद नहीं सकते। अब बाद में 15 नवंबर 2000 में जब झारखंड की स्टेटहुड डिमांड होने लगी कि नहीं झारखंड को एक अकेला स्टेट बनाया जाए क्योंकि यहाँ की आबादी काफी ज्यादा है, तब 15 नवंबर 2000 को झारखंड बना। झारखंड इस एरिया पे था। अब यहाँ पे आदिवासी क्षेत्र काफी ज्यादा था। उस समय झारखंड के फर्स्ट CM बने बाबूलाल मरांडी और उन्होंने भी कोशिश किया कि स्थानीय नीति हमारे झारखंड में लागू हो जाए, लेकिन इस पे बहुत ज्यादा विवाद हो गया, दंगे भी हुए, बहुत सारे मौत भी हुए और इसी के कारण बाबूलाल मरांडी को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। तब जाके फिर बाद में अर्जुन मुंडा इसके CM बने। लेकिन उस समय भी 1932 के खतियान का जिक्र था। तब 1932 का खतियान का मतलब क्या था? जब पार्टीशन हुआ बंगाल का, झारखंड के लोग यहाँ आने लगे, तब इनकी जमीन को बचाने के लिए सर्वे स्टार्ट हुआ। सर्वे स्टार्ट हुआ था 1913 में और 1935 में जाकर सर्वे कंप्लीट हुआ। अब जब यह सर्वे कंप्लीट हो गया, जितने भी आदिवासी थे इनके पास अपने अपने खतियान आ गए, अपने अपने जमीन के पेपर आ गए। अब वे उस जमीन के रैयत बन गए, इट मीन्स वे उस जमीन के मालिक बन गए। और उसके बाद से अभी तक बहुत सारे एरियाज में सर्वे नहीं हुआ है। रांची में अगर बात करते हैं तो 1935 के बाद अभी तक सर्वे नहीं हुआ। जो जमीन खरीद बिक्री हुई है सिर्फ 1932 के खतियान के आधार पे हुई है, उसके बाद उसके कोई पेपर नहीं बने। अब आप सोचिए कि 1932 के बाद जिस आदमी ने जमीन खरीदा होगा उसका तो अभी तक खतियान बना नहीं होगा, उसका जो पेपर है वह हुकुमनामा केवाला यही सब पे चल रहा होगा। तो अगर ये जो सर्वे है जमीन का हाल फिलहाल में अगर हो जाती है तो जितने भी केवाला है, जितने भी पेपर है,
लफड़े वाले जमीन है, ये सारे फ्रेश हो जाएंगे और एक फ्रेश डाटा सरकार के पास भी आ जाएगा। लेकिन हमारी पॉलिटिकल पार्टी ही नहीं चाहती कि हमारी जमीन का सर्वे हो। अगर किसी भी जमीन का सर्वे करा दिया जाता है, इट मीन जिसके पास पेपर होंगे वही उसके हकदार होगा। जिनके पास पेपर नहीं हुआ उनको तो कोई पूछने वाला है नहीं, उनको तो जमीन छोड़ के जाना पड़ेगा, तो जो उसके रैयत होंगे उनके नाम से ही जमीन कर दी जाएगी। तो पॉलिटिकल पार्टियों के पास फिर जाके गिड़गिड़ाएगा कौन कि हमारा जमीन है, हमको सीधा करवा के दे दो। तो इसलिए पॉलिटिकल पार्टी ही नहीं चाहती कि हमारे झारखंड में जमीन का सर्वे हो। लास्ट जो लैंड सर्वे 1935 में हुआ था और बहुत सारे एरियाज में यही लागू है। लैंड सर्वे हालांकि 1972 में भी हुआ था, कुछ कुछ जगहों पे 1972 का भी खतियान लागू है। इट मीन 1972 से पहले जो जिस लोगों ने जमीन लिया होगा उनका 1972 में खतियान बन गया होगा, और वे जो खतियान है उससे वे अभी आवासीय जातीय बना सकते हैं और उसके रिगार्डिंग वे रिजर्वेशन का फायदा उठा सकते हैं। 1972 में जिन व्यक्तियों का खतियान बना होगा उनको तो फायदा मिल जाएगा। लेकिन ये जो 1972 का सर्वे है ये पूरे झारखंड में नहीं हुआ था, कुछ कुछ एरियाज में हुआ था, उसके बाद आज तक हुआ ही नहीं है। और ये जो सर्वे है यही लागू है। इट मीन 1972 के खतियान में जिसकी जमीन होंगी उसी के लिए यह फायदेमंद होगी। और आफ्टर बिरसा मुंडा विद्रोह, जब बिरसा मुंडा के विद्रोह के बाद 1909 में सीएनटी एक्ट आया था, तब से एसटी एससी की जमीन को आप नहीं खरीद सकती और ये बात अभी तक लागू है। 1935 में लैंड सर्वे का रवैया खत्म होने के बाद, इंडिया को आजाद होने के बाद बिहार सरकार ने एक उपाय सोचा कि हमारे पास जितने भी जमीनें हैं क्यों ना उनको हम एक अच्छी तरह से फेस कर ले कि कितनी जमीन के पेपर किसके पास है। जिनके पास पेपर नहीं है उनको हम खुद अपने अंडर कर ले। तो बिहार सरकार ने 1950 बिहार लैंड रिफॉर्म्स एक्ट लेकर के आई, जिसके तहत सभी लोगों से पेपर की डिमांड किए गए कि जिनके पास पेपर्स है वो पेपर्स लाकर दिखाए, तब हम उनके नाम जमीन करेंगे। नहीं तो जितने भी जमीनें हैं ये सिर्फ बिहार सरकार के हो जाएंगे। बिहार सरकार वाली बात है, तो जिनके पास पेपर नहीं थे उनके जो लगान है उनको खारिज कर दिया गया कि आपके नाम पे ये जमीन नहीं की जा सकती, क्योंकि आपके पास कोई प्रूफ नहीं है कि आप इस जमीन पे बहुत दिन से रह रहे हैं। तो बिहार लैंड रिफॉर्म्स करने से बहुत सारी जो जमीन है बिहार सरकार के अंदर चली गई। बिहार सरकार के अंदर जाने के बाद फिर से कोई सर्वे नहीं हुआ कि लोग बता सके कि हमारे पास पेपर है। तो जब कभी सर्वे होगा जिनके पास जमीन जो बिहार सरकार के नाम हो गई है वे फिर से उनके नाम कर दिए जाएंगे, क्योंकि जो सर्वे होता है वह एक अनुमान की अकॉर्डिंग की जाती है कि इतने दिन से ये जमीन पर रह रहे हैं, अगर उनके पास पेपर नहीं भी है तो हम जो जमीन है उनके नाम कर सकते हैं, क्योंकि बहुत दिनों से वे लोग इसी जमीन पर रह रहे हैं, तो अब छोड़कर जाना भी पॉसिबल नहीं है। तो जमीन का सर्वे एक व्यक्ति के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद हो सकता है अगर जमीन का सर्वे हो जाता है तो। और जब भी लैंड रिफॉर्म्स होते हैं, जमीन का सुधार होता है, तो उसके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी होती है, एक मीन्स किसान खुलकर अपनी जो खेती है वह कर सकेंगे, क्योंकि जमीन का जो विवाद है वह खत्म हो जाएगा जब लैंड रिफॉर्म्स होगा तो। और एक अच्छा जो किसानी क्षेत्र है वह डेवलप करने में सरकार को भी काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी और इससे हमारा एक्सपोर्ट काफी ज्यादा बढ़ेगा। जब किसान ज्यादा पैदावार करेंगे तो अपने रखकर वह कुछ जो बचा कुचा है वह बेच सकते हैं, और बहुत ज्यादा हो गया तो उसे हम लोग विदेश भी भेज सकते हैं। लेकिन यह तभी पॉसिबल है जब खेती बहुत ही अच्छे से हो, और खेती बहुत ही अच्छे से तब होगी जब जमीन का जो झगड़ा है वह कम हो जाएगा। लोग जमीन के बारे में झगड़ेंगे नहीं, किसान को भी पता होगा कि ये जमीन हमारा है, तब वे खुलकर खेती कर सकेंगे। तो लैंड रिफॉर्म्स के बहुत सारे फायदे हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में भी सरकार को मदद मिलेगी कि सरकार को भी पता चल जाएगा कि ये सरकारी जमीन है, इस जगह पे हम डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो जब भी लैंड रिफॉर्म्स की बात आती है तो लैंड रिफॉर्म्स के बहुत ज्यादा फायदे हैं, और लैंड रिफॉर्म्स करने का एक ही तरीका है, वह है लैंड सर्वे, जो सरकार को करवाना बहुत ही जरूरी है। और जब से झारखंड बना है तब से ये जो तीन चेहरे ये काफी ज्यादा चर्चित रहे हैं, क्योंकि बाबूलाल मरांडी 15 नवंबर 2000 से 17 मार्च 2003 तक बीजेपी गवर्नमेंट से जब झारखंड में शासन कर रहे थे, इन्होंने भी एक प्रयास किया था कि हम झारखंडियों को स्थानीय नीति का फायदा जरूर दिलवाए। लेकिन इसके कारण बहुत सारी बवाल हो गए, ये पॉसिबल नहीं हो पाया, जिनके कारण बाबूलाल मरांडी को इस्तीफा देना पड़ गया। इस्तीफा देने के साथ ही अगला जो कार्यकाल है वह अर्जुन मुंडा का। अर्जुन मुंडा के कार्यकाल में भी बात हुई, लेकिन यह भी फेल हो गया। इन्होंने 3 कमेटियां बनाई थी स्थानीय नीति देने के लिए झारखंडियों को, लेकिन यह भी फेल हो गया, एक मुद्दा ही बनकर रह गया। फिर लास्ट में रघुवर दास ने एक निर्णय लिया कि जितने भी व्यक्ति जो 1985 के पहले झारखंड में रह रहे हैं उनके पास किसी तरह के कोई भी पेपर्स है, हम उनके लिए यह काम कर सकते हैं कि उनको स्थानीय नीति का फायदा दे सकते हैं, वे झारखंड के निवासी कहलाएंगे। इनके टाइम में भी बवाल हुआ था काफी, लेकिन ये मुद्दा तो वैसे ही सलट गया। भी सरकारी सत्ता में आना चाहती है, उनका एक ही मकसद होता है कि कैसे हम पब्लिक को उलझा कर रखे, पेपर वर्क नहीं।
तो बउआ जितना पेपर वर्क की डिमांड करवा ना तो यही के यही रह जाएगा, कुछ ना बन पाई। तो पेपर वर्क से बढ़िया है जो नियम बनाए गए हैं क्यों ना हम उसी के अकॉर्डिंग रहे। जितनी कोई भी सरकार जब सत्ता में आती है उनका एक ही मकसद होता है स्थानीय नीति को दिलवाना। स्थानीय नीति किनको मिलती है? जो उस राज्य में रह रहे हैं। स्थानीय नीति का क्या मतलब? जितने भी रोजगार हो, जितने भी जॉब्स वगैरह हो उस जगह के आदमी करे, बाहर से कोई आदमी आकर ना कर सके। और यह तभी पॉसिबल है जब लोगों के पास उस जगह के कोई पेपर बन जाए। तो मेनली हमारे यहाँ तो आवासीय जाति ही स्थानीय नीति का काम करती है। तो स्थानीय नीति का काम करने वाली आवासीय जाति बनती कैसी है? तो वह बनती है खतियान के थ्रू। तो स्थानीय नीति का फायदा सभी सरकार देना चाहती है, लेकिन 2002 में यह सरकार फेल हो गई थी, लेकिन 2014 में यह सरकार पास हो गई। अगर आपके पास 1985 के पहले के दस्तावेज हैं, इट मीन्स आप आवासीय जाति बना सकते हैं। आपको छूट है कि आप एक झारखंड के निवासी, आप झारखंड के निवासी कहलाने लगते हैं।